ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग पिछले मतलब 5 क्लास में एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का 1 से लेकर 5 तक मतलब पढ़ चुके हैं। आज उसका रिवाइज करेंगे और क्लास 10 का मतलब केमिस्ट्री में जो भी 5 चैप्टर है उस सब का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उस सबको एक बार अच्छे से देखेंगे। तो बताइएगा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो बताइएगा तो मैग्नीशियम का जो रिबन है वायु में दहन के दौरान मतलब कैसी लौ के साथ जलती है? चमकदार श्वेत लौ के साथ। ठीक है, चमकदार श्वेत लौ के साथ जलती है। बताइएगा तो अगला क्वेश्चन है कि जो दानेदार जस्ते पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस। सही है, हाइड्रोजन गैस का आपका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो बिना बुझे हुए चूने का मतलब रासायनिक नाम बताइएगा। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और इसका सूत्र CaO हो जाएगा। और बता दीजिएगा बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम बताइएगा। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और सूत्र CaOH का हॉल्ट वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट इसका साधारण नाम बताइएगा। CaCO3 होता है तो सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ, या संगमरमर कहते हैं उसको। बताइएगा तो चावल हो गया आपका, आलू और ब्रेड जो है ये किसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। बताइएगा तो श्वसन जो है ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, श्वसन आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और बताइएगा तो साग सब्जियों का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ये भी हो जाएगा आपको ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जो बताइएगा तो ये नीला थोथा का मतलब बताइएगा, ये नीला थोथा किसको कहते हैं? ये कॉपर सल्फेट को। ठीक है, कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा। बताइएगा इसमें मतलब क्रिस्टल का जल बताइए कितना होता है? 5। ठीक है, 5 होता है। बताइएगा उजला थोथा को क्या बोलते हैं? सफेद उजला सफेद कशिश या जिंक सल्फेट हो जाएगा। इसमें बताइए कितना जल होता है? जिंक सल्फेट 7 जल होता है। सही है। बताइएगा लेड नाइट्रेट का तापन के दौरान ठीक है ना भूरे रंग का मतलब कौन सा ऑक्साइड जो है मतलब की तरह धुआं निकलता है? नाइट्रोजन। ठीक है, लेड नाइट्रेट के तापन के दौरान ना भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं निकलता है। बताएगा तो जल का जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? एनोड पर। ठीक है, AO याद रखेंगे, मतलब एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। बताइए कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। बता दीजिएगा तो ये लेड क्लोराइड का सूत्र बताइएगा। लेड क्लोराइड जी PbCl2। ठीक है, PbCl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आयनों का आदान प्रदान होता है ये उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया करेंगे। जब यौगिक से प्रतिस्थापित करेगा तो उसको विस्थापन, और जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताइएगा तो कॉपर जब वायु से संयोग करता है तो कॉपर ऑक्साइड की एक परत बनाता है, उसका रंग बताइएगा। कॉपर ऑक्साइड का रंग काला। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की परत बनाएगा जिसका रंग काला हो जाएगा। बताइएगा तो कॉपर ऑक्साइड जिसका रंग अभी पढ़े कि जो काला होता है, बताइए तो इसके ऊपर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसकी काली सतह जो है किस रंग में परिवर्तित हो जाती है? भूरा। ठीक है, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। बताइएगा तो ऑक्सीकरण या उपचयन जो अभिक्रिया है, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं।
बताएगा। तो जैसे संयोजकता में वृद्धि होगा तो मतलब ऑक्सीकरण होगा या अवकरण होगा? संयोजकता में वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का संयोग होगा तो हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है तो या संयोजकता में वृद्धि हो रहा है तो सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा आपका। बताएगा तो जैसे उपचयन और अपचयन की क्रियाएं जब साथ साथ होती है तो उसको कैसी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मुझे तेल और वसा जो है विकृत गंधी अर्थात खराब हो जाता है, ये किस क्रिया के कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, आपको ऑक्सीकरण क्रिया के कारण होता है। बताएगा चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस को हटाकर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, नाइट्रोजन गैस को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है ना ऑक्सीजन की अभिक्रिया कम अभिक्रियाशील होता है की अपेक्षा में। बताएगा तो अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? लाल में। ठीक है, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। बताएगा तो जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? बैगनी रंग। ठीक है, बैगनी रंग का होता है। बताइए तो लिटमस जो है लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है। बताइए यह किस समूह का पौधा है? थैलोफाइटा। सही है, थैलोफाइटा समूह का पौधा हो जाएगा आपको लाइकेन। बताइए तो अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए उपयुक्त कुछ प्राकृतिक सूचक है, जिसमें एक लाइकेन हो जाएगा और एनसीईआरटी में 5 अन्य का चर्चा किया गया। बताइएगा 5 कौन कौन है? लाल पत्ता गोभी, ठीक है, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और एगो जेरानियम हो जाएगा। जैसे आपको हल्दी हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी हो जाएगा, हाइड्रेंजिया हो जाएगा, पेटूनिया हो जाएगा और जेरानियम हो जाएगा। और 2 संश्लेषित सूचक का चर्चा किया गया, नाम बताइए कौन सा? मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा फिनोफ्थलीन हो जाएगा। बताएगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताइएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है NH4। सही है, NH4OH हो जाएगा। बताइए तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है और जिसे हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण बताइए गंधीय सूचक का। प्याज। ठीक है, लौंग हो गया आपका, प्याज हो गया और वेनिला हो जाएगा। बताएगा अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और बताएगा अम्ल जब धातु की ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल। ठीक है, लवण और जल बनाएगा। बताएगा अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? वही हो जाएगा लवण और जल। धातु के ऑक्साइड क्षारक होता है। ठीक है, तो लवण और जल हो जाएगा। और जब अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बताएगा तो अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये लवण बनाता है, जल और एक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर हो गया, खरिया जिसको चौक बोलते हैं, संगमरमर, ये सब किसका विभिन्न रूप है? ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का विभिन्न रूप हो जाएगा ये सब आपका। बताएगा धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय। ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन को ना H+ या किससे मतलब एक और चीज से दर्शाया जाता है बताइएगा? H+ या फिर H3O+। ठीक है, मतलब या तो H+ से या H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। सही है, आगे बताइएगा कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में जो प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण। ठीक है, तनुकरण कहते हैं। और अम्ल और क्षारक जो होता है वह तनुकृत होता है। बताइए तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उस स्केल को क्या कहते हैं? ये पीएच स्केल। ठीक है, उसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल सोरेनसन के द्वारा कब दिया गया था? ये 1900। ठीक है, 1909 में दिया गया था सोरेनसन द्वारा।
बताएगा था पीएच स्केल में पी जो है पोटेंशियल को मतलब सूचित करता है, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ बताइएगा। ठीक है, इसका अर्थ आपको शक्ति हो जाएगा। बताइएगा था पीएच स्केल जो होता है कितने परास के बीच कार्य करता है? 0 से 14। ठीक है, 0 से 14 के बीच कार्य करता है। बताइएगा किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय होगा। बताइएगा जठर रस जो होता है इसका पीएच मान बताइएगा? 1.2। ठीक है, 1.2 अर्थात 1.2 हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान बताइएगा? 2.2। ठीक है, 2.2 हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान बताइएगा? 7। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 है। ठीक है, अगला बताइएगा कि जो हमारा शरीर जो है कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7। ठीक है, 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है वर्षा के जल का पीएच मान जब कितना से कम हो जाए तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं? 5.6। ठीक है, 5.6। और मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर दांत का क्षरण मतलब प्रारंभ हो जाता है? 5.5 से। ठीक है, 5.5 हो जाएगा। बताइएगा तो किस ग्रह का जो वायुमंडल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है? शुक्र हो जाएगा, वेनस। आगे बता दीजिएगा कि जो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, संतरा और नींबू में? संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल या इसी को बेंजोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल का या फॉर्मिक अम्ल। सूत्र इसका क्या हो जाएगा? ये HCOOH। ठीक है, HCOOH हो जाएगा। जबकि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH। ठीक है, और एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है 2 से 5%, 2 से 3%, 3 से 5%। 3 से 5%। बताएगा तब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का के जो लवण होगा उसका पीएच मान कितना होगा? 7। ठीक है, 7 होगा। बताएगा तो अगला क्वेश्चन है कि जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। बताइएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? एनोड पर ऑक्सीजन। एनोड पर जल के वैद्युत अपघटन में होता है, एनोड पर ऑक्सीजन। अब पूछ रहे क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन होगा एनोड। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया में मतलब एनोड पर क्लोरीन गैस जबकि कैथोड पर सेम रहता है, हाइड्रोजन गैस होती है। बताएगा तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका निर्माण होता है? जलीय सोडियम क्लोरीन का निर्माण होता है। बताएगा तो विरंजक चूर्ण का सूत्र बताएगा? CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 या CaOCl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो बेकिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर में ये बेकिंग सोडा और टार्टिक अम्ल का। ठीक है, ये बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण भी होता है। बताइएगा तो अगला क्वेश्चन है कि जो बेकिंग सोडा को गर्म करके ना सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा, धोने का सोडा प्राप्त होता है। सॉरी, क्रिस्टलीकरण करके हाँ धोने का सोडा। क्वेश्चन था जो बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 NH2। बता दीजिएगा तो करें कि जो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ना यह अपने जल के अणुओं का त्याग करके क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बताइएगा क्रिस्टल का जल कितना होता है? आधा। ठीक है, इसका सूत्र ही होता है CaSO4.12H2 अर्थात क्रिस्टल का जल 1/2 हो जाएगा। ठीक, बताइए। अगला क्वेश्चन है जो
खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में एवं सतह को चिकना करने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। बताइएगा अपच के उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं, सही है। बताइएगा तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्धकता। ठीक है, आघातवर्धकता कहते हैं। बताइएगा तो धातु के पतले चादर के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? पतले चादर तो आघातवर्धकता, पतली तार खींचने की को तन्यता कहते हैं। वही स्टेटमेंट फिर बोला गया। क्वेश्चन ये था कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको तन्यता कहते हैं। बताएगा सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा हो जाएगा? सोना। ठीक है, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? 2 ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। बताएगा जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसको क्या कहते हैं? गुण को ध्वनि। ठीक है, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं उसको। एक अधातु का नाम बताइए जो चमकीला होता है। आयोडीन। ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। और एक मात्र द्रव अधातु का नाम बताइएगा। ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु संख्या बता दीजिएगा। ब्रोमीन 53। ब्रोमीन का 35 हो जाएगा, आयोडीन का 53, ब्रोमीन का 35। बताइएगा तो है कि जो किस धातु को छोड़कर सारी धातुएं जो होती है ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? पारा। ठीक है, पारा को छोड़कर कह रहा है कि जो धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है ना उच्च होता है, तो 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है और यदि आप इसे अपने हथेली पर रखेंगे तो ये मतलब ऑटोमेटिक जो है पिघलने लगेगा। गैलियम और सीजियम। ठीक है, गैलियम और सीजियम हो जाएगा आपका। अगर गैलियम की परमाणु संख्या की बात करें तो 31 और सीजियम का 55 हो जाएगा। सीजियम का 55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो उस क्षारीय धातु का नाम बताइए जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। और गैलियम सीजियम क्या होती है, मतलब गलनांक इसका बहुत कम होता है जिसके कारण हथेली पर रखने पर यह स्वतः ही पिघलने लगेगा। बताइए ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कुछ उदाहरण दीजिएगा इसका। एल्युमिनियम, जिंक और लेड। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं जो होती है ना अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, तो इसको कैसे संरक्षित किया जाता है? केरोसिन में डाल। ठीक है, केरोसिन तेल में डुबोकर संरक्षित किया जाता है। बताइएगा तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण कहते हैं। बताइएगा तो HNO3 जो है ये मतलब क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। HNO3 जो है ना एक प्रबल ऑक्सीकारक है। बताइएगा तो ये एक्वारेजिया जो होता है ना ये मतलब सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो बताइए इसमें HCl और HNO3 का अनुपात बताइएगा। 3:1। ठीक है, HCl और HNO3 का जो अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा एक्वारेजिया में। बताइएगा तो अगला क्वेश्चन है कि जो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। बताइएगा तो आयनिक यौगिक सुन लीजिएगा, आयनिक यौगिक जो है ना ठोस एवं थोड़ा कठोर होता है।
आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बताएगा। ठीक है, उच्च होगा। सहसंयोजी यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, निम्न होगा। आयनिक यौगिक जो है किस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं? गलित अवस्था में। ठीक है, गलित अवस्था में करते हैं। बताएगा तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग। ठीक है, गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग जो है ना रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट। ठीक है, इसको हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बताया गया था लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रक पदार्थ की परत चढ़ जाती है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रक पदार्थ की परत जो है चढ़ जाती है, जिसको जंग कहते हैं। जंग कहते हैं। बताया गया था सिल्वर की वस्तु काली होती है किसकी परत बनने के कारण? सिल्वर की वस्तु काली, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर सल्फाइड। सल्फाइड। सिल्वर की वस्तु काली होगी सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण। कॉपर की वस्तुएं काली होगी कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, कॉपर की वस्तुएं हरी होगी कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण। अगला क्वेश्चन है बताया गया था लोहा और जस्ता को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जो जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, यह सदलेपन जस्तीकरण कहिए या गैल्वेनाइजेशन कहिए, सही है। अगला क्वेश्चन है जो यदि कोई एक धातु जो है ना पारा है तो उसके मिश्र धातु को क्या कहेंगे? अमलगम। ठीक है, उसके मिश्र धातु को अमलगम कहेंगे। बताया गया था शुद्ध सोना जो होता है ये कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ठीक है, आभूषण बनाने के लिए हम लोग कितने कैरेट सोने का उपयोग करते हैं? 22 कैरेट। ठीक है, 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। बताया गया था सोल्डर जो है ये किसका किसका मिश्र धातु है? सोल्डर हो जाएगा SN3। ठीक है, कांसा CuSN। बताया गया सोल्डर का एक उपयोग बता दीजिएगा। सोल्डर का एक ठीक है, मतलब वेल्डिंग करने में करते हैं। बताया था एक धातु का नाम बताइए जिसका उपयोग हम लोग विद्युत परिपथ बनाने में करते हैं। कॉपर। ठीक है, कॉपर तांबा हो जाएगा। बताया गया था ऊपर पट्टी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बताएगा? 0.03 हो जाएगा। 2 हो जाएगा आपको कार्बन ऊपर पट्टी। अगला बता दीजिएगा कार्बन की परमाणु संख्या 6, संयोजकता 4 जाएगा। किसने बताया था जो कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है? ये कैकुले ने बताया। कैकुले नाम था। बताया था मीथेन का गलनांक एवं क्वथनांक बताएगा? मीथेन का गलनांक हो जाता है 90 केल्विन गलनांक है और क्वथनांक 111 केल्विन। 1 बताया था नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच मतलब कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बताया था बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है इसका प्रमुख घटक बताएगा? मीथेन। ठीक है, इसका प्रमुख घटक आपको मीथेन हो जाएगा। अगला है जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? ठीक है, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध जो होता है विद्युत का कुचालक होगा या सुचालक होगा? कुचालक। ठीक है, कुचालक होगा। बताइएगा अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ का नाम बताएगा? हीरा। ठीक है, हीरे की संरचना बताएगा? त्रिआयामी। ग्रेफाइट का बता दीजिएगा? ग्रेफाइट के साथ कोणीय वलय हो जाएगी। बताइए तो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं? ये संतृप्त यौगिक कहते हैं। जबकि द्वि आबंध या त्रि आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सही है। बताइए तो कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण बताइए जिसके कारण में वह बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। ये वो श्रृंखलन गुण और चतुर्थ संयोजकता। ठीक है, चतुर्थ संयोजकता और श्रृंखलन गुण के कारण। बताएगा था ये फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया सबसे पहले किस वर्ष बनाया था? कब बनाया था? 28 में।
ठीक है, 1828 में बनाया था। बताइएगा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र बताइएगा। C6H12। ठीक है, बेंजीन का C6H6। बेंजीन का खोज किसने किया था? बेंजीन का खोज किया था ये 1825 में किया था, माइकल फेराडे ने किया था। और उस टाइम उसका नाम दिया था बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन, इसका नाम दिया था। बाद में चल के इसका नाम बेंजीन पड़ता है, बेंजीन का। बताइएगा था। कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन के यौगिक जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बताइएगा तो सबसे सरलतम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम बताइएगा। मीथेन, एल्केन समूह से एल्केन समूह हो जाएगा। और अगर नाम पूछा जाए तो मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। सबसे सरलतम। ठीक है, बताइएगा तो सबसे सरलतम एल्कीन बताइएगा कौन होगा? एल्केन की एल्कीन हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। एथीन हो जाएगा, एथीन। और सबसे सरलतम एल्काइन कौन जाएगा? एथाइन हो जाएगा। बताइएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइएगा। एल्केन CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n। ठीक है, एल्काइन का CnH2n-2। CnH2n-2 हो जाएगा, सही है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बताइएगा। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो जाता है CHO। बताइएगा तो ये बताइएगा तो जो असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना, ये कैसी ज्वाला के साथ मतलब जलती है? पीली ज्वाला के साथ। काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलेगी। बताएगा तो ये कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण है ये किससे हुआ है? बायोम का या जैव मात्रा का ये। बताएगा तो ये वनस्पति तेल जो होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो बताइएगा वनस्पति तेल में असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है या संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है? वनस्पति तेल में वनस्पति तेल जो होगा ये असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होगा इसमें। लेकिन बताइएगा जो जंतु वसा जो होती है उसमें कैसी? इसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखला। ठीक है, इसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बताइए तो भोजन पकाने के लिए हम लोग को मतलब किस प्रकार के अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए? असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। बताइएगा तो एक स्टेटमेंट बोलने बताना है आप लोग को सही है या गलत है। बताइए इथेनॉल जो होता है ना ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सही है, ये सही है। इथेनॉल को सामान्यतः हम लोग एल्कोहल कहते हैं। सही है, ठीक है। बताइएगा तो ये टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक जैसी जो जन औषधि है इसको बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एल्कोहल, एथेनॉल का। ठीक है, एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। और टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है? टिंचर अल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण। ठीक है, अल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण हो जाएगा आपको टिंचर आयोडीन। बताएगा तो 443 केल्विन तापमान पर इथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है? मेथनॉल बनता है। एथीन बनता है। एथीन बनता है। क्वेश्चन था जो 443 केल्विन तापमान पर इथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। बताइएगा तो साबुन जो है ये मैल को किसके निर्माण के द्वारा मतलब बाहर करता है? मिसेल। ठीक है, मिसेल के निर्माण के कारण। और बताइएगा जो
साबुन के ऐसे अणु होते हैं जिनके दोनों सिरों के मतलब विभिन्न अलग अलग गुणधर्म होता है। तो बताइएगा जो जल में विलय एक सिरे को हम लोग क्या कहते हैं? जलरागी। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी। ठीक है, जल विरागी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। तो बताइए इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? एथेन का एथेन C2H6 6 एक 7 गो हो गए। ठीक है, 7 गो सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। बताइएगा त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था? डोब्रेनर के द्वारा। ठीक है। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसके द्वारा पहचाना गया था? ये डोब्रेनर के द्वारा। ठीक है, बताइएगा तक ये अष्टक सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा। ठीक है, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। और न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। ठीक है, 56वां और अंतिमवां तत्व थोरियम। ठीक है, थोरियम हो जाएगा। बताइएगा क्या न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था ये किस तत्व तक लागू होता था? कैल्शियम तक। ठीक है, कैल्शियम तक लागू होता था। बताइएगा आधुनिक मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुल कितने तत्व थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व। ठीक है, 63 तत्व था। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त थे? 9 वर्ग और 7 आवर्त। ठीक है, 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। बताइएगा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ये किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 72 में 1872 में हुआ था। आगे बता दीजिएगा जो बताइएगा समस्थानिकों का बताइएगा तो मतलब कौन सा गुणधर्म समान होता है, रासायनिक या भौतिक? समस्थानिकों का रासायनिक गुणधर्म समान। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म समान होगा जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न होगा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी मतलब किसके द्वारा दिया गया था? मोसले के द्वारा। ठीक है, मोसले द्वारा दिया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किस पर आधारित है? ये परमाणु संख्या के बढ़ते। ठीक है, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन का ही या बढ़ते क्रम में है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? दूसरे वर्ग। ठीक है, दूसरे वर्ग को कहा जाता है। बताएगा किसी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है उसको किस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है? 2n²। सही है। बताइएगा जो आवर्त में अगर हम लोग बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। ठीक है, आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगा। बताइएगा ये वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता दोनों बढ़ेगा। जबकि अगर बाएं से दाएं जाती है तो ये दोनों घटेगा। सही है। आगे बता दीजिएगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है ये कितने पिकोमीटर के बराबर होती है? 37 पिकोमीटर। ठीक है, 37 पिकोमीटर हो जाएगा। आपको 1 पिकोमीटर बराबर बताइएगा 10 के पावर -12। ठीक है, 10 के पावर -12 मीटर होता है। बताएगा परमाणु के जो नाभिक की त्रिज्या होती है ये कितनी होती है? 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, ये कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा आपको। आगे बता दीजिएगा धातुएं जो होती है विद्युत ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी? धातु विद्युत धनात्मक होगी। ठीक है, धातुएं विद्युत धनात्मक होगी क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और अधातुएं बताएगा धातु विद्युत ऋणात्मक होगी, वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। ठीक है, धातुएं विद्युत ऋणात्मक होगी क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। इस तरह हम लोग मतलब क्लास 10th में जो भी 1 to 5 चैप्टर तक इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट्स था उस सबको अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। और आगे जो